हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ कॉन्सेप्ट चार्ट फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। यस मेरे बच्चे, आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। मतलब मैम ये इतना मुश्किल है, इसमें मैम इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, मैम हम क्या पढ़ें, हम कैसे पढ़ें, मैम हम कैसे याद करें। इतने 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 क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे कि आज मैं तुम लोगों को उसको एक क्विक रिवीजन कराऊंगी। क्विक रिवीजन से मेरा ये मतलब नहीं है कि बस फटाफट फॉर्मूला बता दिया। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए पूरे चैप्टर को, एक सेकेंड बताती भी हूँ कितने पॉइंट्स के अंदर मैंने उसको डिवाइड किया है। मैंने आप लोगों के लिए इस पूरे चैप्टर को एग्जैक्टली आपके 28 पॉइंट्स में कवर कर दिया। सो बेसिकली मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 28 पॉइंट्स याद करने हैं। याद भी क्या करने हैं, मतलब समझने हैं। अगर तुमको वो 28 पॉइंट्स आते हैं, तुमको आयनिक इक्विलिब्रियम आता है भाई, तो यानी कि एक 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 करके हर एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। बस इतना ही करना है। तो करें शुरू। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्या सब्सटेंसेस आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए समझना तो पड़ेगा कि मेजरली हम सब्सटेंसेस जिनको हम यूज करते हैं, हम उनको किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं दैट जो सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, उनको हम मेजरली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और दूसरा आप बोल सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। मैम इलेक्ट्रोलाइट्स तो वो होते हैं जो कंप्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, है ना। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो अपने आयंस के अंदर आयोनाइज नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इज वेरी सिंपल, विच नॉट कंप्लीटली, पार्शियल आयनाइज भी हो सकते हैं, मतलब कंप्लीटली नहीं होता। बेसिकली अगर मैंने उनको एक्वा सोल्यूशन में डाला तो मुझे आयंस दे दें, ठीक है, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम बोल देते हैं विच आयोनाइजेस, विच कैन आयोनाइज, जो आयोनाइज हो सकते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच कैन नॉट आयोनाइज, जो आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आ गई, यस मैम। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हमें जरूरत है इलेक्ट्रोलाइट्स की, हमें जरूरत है इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर वो हो सकते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दोनों ही आयंस तो देंगे ही क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% आयोनाइज होते हैं, तो वो 100% आयोनाइज होते हैं, मतलब तुमने उनको एक्वा सोल्यूशन में डाला वो पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। वो क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, ठीक है। यस मैम, अब मुझको कैसे पता चलेगा कि कौन कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है और कौन पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, मतलब थोड़ा तो हेल्प करो ना मैम। बिल्कुल आप हेल्प करते हैं। आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या फिर सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ये सब तो पता है। तो इसी को यूज करना है भाई। अगर हम कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और आपके सॉल्ट्स, हर तरह के सॉल्ट्स, सॉल्ट्स कोई भी हो सकते हैं, सबके सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब थोड़े बहुत आयंस देंगे बेसिकली, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके वीक एसिड्स होते हैं, जैसे CH3COOH हो गया, आपका HCOOH हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो आपके मोस्टली वीक एसिड्स होते हैं और वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और वीक बेसिस जैसे NH4OH,
तो जो वीक बेसिस होते हैं वो भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एक एग्जांपल दे देते हैं, मैंने बोला NaOH, अगर मैंने NaOH को एक्वस सोल्यूशन में डाला तो वो मेरे को Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस देगा, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया। देखो आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा एरो, ठीक है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है पार्शली आयनाइज होगा, मतलब आप मान लो CH3COOH है, तो ये आपका पार्शली आयनाइज होके आपको CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2 एरोज बनाए हैं और यहाँ पे मैंने एक ही एरो बनाया, क्योंकि वो इधर भी हो रही होती है रिएक्शन, इधर भी हो रही होती है, और इसको हम कंसिडर करते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आपकी मोस्टली रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। परफेक्ट, यस मैम, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ बस, ठीक है। कभी कभी वॉइस इशू आ जाता है तो मैं वो देख रही थी, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकेंड पॉइंट है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या? अब क्या था ना, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसकी ना मतलब लोगों को कुछ डेफिनेशन देनी थी कि भाई एसिड और बेस के अंदर अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मेरे को कोई डेफिनेशन चाहिए। मैं कैसे बताऊं कि कौन एसिड होता है, मैं कैसे बताऊं कि कौन बेस होता है, ठीक है। तो अब हमें वो बताना है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी किसी एसिड की बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट अ एसिड, तो एसिड कौन होता है? एसिड वो होता है जो आपको H प्लस आयंस देता है। व्हाट इज एन एसिड? जो आपको H प्लस आयंस देता है। तो एसिड कौन होता है? विच गिव्स H प्लस आयंस। जो मुझे H प्लस आयंस देगा वो मेरा एसिड कहलाएगा, ठीक है, ओके। अगर मैं बेस को डिफाइन करूं तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस कौन होता है? भाई जिसको मैंने एक्वस सोल्यूशन में डाला और वो मुझे OH माइनस आयंस दे देगा, वो मेरे लिए बेस हो जाएगा। तो विच गिव्स OH माइनस आयंस, जो मेरे को OH माइनस आयंस देगा वो मेरे लिए बेस हो जाएगा, ठीक है। अब तुम मेरी ऐसे बात पे मत विश्वास किया करो, तुम मेरे को एकदम क्लियर बोला करो, मैम एग्जाम्पल दो, ऐसे कैसे मान ले आपकी बात? ठीक है यार, तुम बोल रहे हो तो मैं एग्जाम्पल दूंगी। HCl क्या है? H प्लस आयन देता है तो एक एसिड है। H2SO4 H प्लस आयन देता है, एसिड है। HNO3 H प्लस आयन देता है, एसिड है, ठीक है। ऐसे ही बेस जो OH माइनस आयन देता है, NaOH बेस है, KOH बेस है। तो आपको देख के पता चल जाएगा जो OH माइनस आयन देता है वो बेस होता है और जो H प्लस आयन देता है वो आपका एसिड हो जाता है, ठीक है मैम, समझ में आ गया, गॉट इट मैम, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैम। अब इस डेफिनेशन में सारे के सारे एसिड नहीं समा पाए थे, इसके अंदर सारे के सारे एसिड नहीं समा पाए थे, सारे के सारे बेस नहीं समा पाए थे, कुछ तो दिक्कत हो रही थी। अब हमको कोई और डेफिनेशन चाहिए जो ज्यादा वाइडर एसिड और बेसिस को डिफाइन कर सके। तो अब वो क्या थी, उसका फंडा सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम कभी भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो फर्स्ट तो हमने कर लिया, अब दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एक सिंपल सी बात बोलता है, कहता है कि एक एसिड वो है जो H प्लस आयन देता है, which gives H प्लस आयंस। What? ये क्या बता रहे हो? ये तो पता ही है, पहले वाला भी तो यही बोल रहा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। रुको जरा, अभी रुको, बेस की डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने, इसने ऊपर वाली सेम लिखी थी पर उसने बेस की डिफरेंट कर दी ना। क्या कहता? हर वो चीज जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले वो बेस है, हर वो चीज जो H प्लस देगी वो क्या होगी? एसिड होगी, और हर वो चीज जो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगी वो क्या होगी? बेस होगी। तो विच एक्सेप्ट्स H प्लस आयन। OMG, ये तो खतरनाक बात हो गई। क्या अब तुम्हें एसिड और बेस के बीच का फर्क समझ में आता है?
मैम एग्जाम्पल दोगे तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे दोस्त, अगर मैं एक एसिड का एग्जाम्पल दूं तो इसमें तो मुझे कोई अलग से डेफिनेशन नहीं लिखनी है, वही डेफिनेशन है HCl एंड HNO3। यस मैम, एब्सोल्युटली राइट। लेट्स टॉक अबाउट बेस देन। लेट्स टॉक अबाउट बेस देन। बेस कौन होगा मैम? जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल दो। NH3, इसने एक H प्लस को एक्सेप्ट करा और इसने बना दिया NH4 प्लस, तो ये क्या हो गया? क्योंकि इसने एक H प्लस को एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त? बेस हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त? बेस हो गया। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। अब मैम ये बात तो समझ में आ गई, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम यही नहीं छोड़ सकते, ये हमें कुछ और बातें भी बताते हैं, तो हम कुछ और बातें भी सीखेंगे। ये अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्यों लिख दिया इसने अभी? सब चीजों का इलाज है हमारे पास। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, OMG व्हाट इज दिस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो तुम्हारे पास में है HCl, मान लो तुम्हारे पास में है HCl, तुम्हें पता है कि ये एक एसिड है, ठीक है। अगर ये एक एसिड है तो ये एक H प्लस आयन लूज करेगा, क्योंकि जो H प्लस आयन देता है वो एसिड होता है, ठीक है मैम। तो हमने बना दिया Cl माइनस, समझ में आती है? यस। तो ये था एक एसिड, मान लिया, तुमने कहा और मैंने माना, ठीक है। अब जो Cl माइनस है ये वापस से एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो मैम ये जो है ये वापस से एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये वापस से एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर Cl माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हुआ? बेस हुआ कि नहीं? यस मैम। तो ये तो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और बेटा जी, एक एसिड और एक बेस जो सिर्फ एक H प्लस से डिफर करते हैं, जो सिर्फ एक H प्लस से डिफर करते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। क्या हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CA और CB लिख लो। तो अगला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सिंपल सा है कि भाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? हमेशा याद रखना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमेशा सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जो सिर्फ एक H प्लस से डिफर करेंगे। अगर वो एक से ज्यादा H प्लस से डिफर कर रहे हैं तो नहीं हो सकता। सो दे डिफर बाय ओनली वन H प्लस आयन, वो सिर्फ एक H प्लस आयन से डिफर करते हैं। आया कि नहीं समझ? आना चाहिए वरना कहानी चलेगी नहीं, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, सॉर्टेड सॉर्टेड सॉर्टेड। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, यहां तक कहानी समझ में आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट H2SO4। मान लो मैम मैंने लिखा H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 एक H प्लस लूज करेगा, तो H2SO4 ने एक H प्लस लूज करा तो उसने क्या बना दिया? HSO4 नेगेटिव, ठीक है मैम। इसी HSO4 नेगेटिव ने एक H प्लस को गेन कर लिया, एक H प्लस को गेन कर लिया, तो वो मेरे को फिर से H2SO4 दे देगा। समझ में आता है? ठीक है। अगर मैम ये वाली कहानी आपने मुझे जो बताई है उसके हिसाब से ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका? HSO4 नेगेटिव का। ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका? HSO4 नेगेटिव का, ठीक है। HSO4 नेगेटिव क्या है? कॉन्जुगेट बेस है किसका? H2SO4 का। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आती है बात? ठीक है। फिर कहानी थोड़ी और बदली भाई, फिर कहानी थोड़ी और बदली। कैसे? इसने फर्दर एक और H प्लस लूज कर दिया। अगर इसने एक और H प्लस लूज कर दिया तो SO4 2 माइनस हो जाएगा,
और ये फिर एक H प्लस गेन भी तो कर सकता है, बिल्कुल मैम। तो अगर मैं इस लॉजिक से चलूं तो मैं क्या कह सकती हूँ, आई कैन से भाई इस केस में ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका, SO4 माइनस का, SO4 माइनस का। आ रही है बात समझ, बिल्कुल मैम। और ये जो SO4 माइनस है ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, HSO4 नेगेटिव का। अब बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे एक ऐसी चीज है जो दो दो बिहेवियर शो कर रही है, एक बार ये कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव कर रही है, एक बार ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव कर रही है। ये और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, ये और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, पर ये और ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मैम कि एक ही चीज कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किसके साथ है और वो क्या कर रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो थ्रू इट एंड देन वील मूव फॉरवर्ड, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज योर Bronsted-Lowry concept. Now let's talk about the another third definition. अभी भी सारे एसिड बेस नहीं डिफाइन हो पाए थे, अभी भी कुछ थे जो रह गए थे। तो लास्ट जो आपका एसिड बेस थ्योरी था विच वॉज योर लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और ये सबसे वाइडर कॉन्सेप्ट था, इसने सबसे ज्यादा एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया था। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग थी। इसने बोला कि देख यार एसिड कौन होता है, इसने बोला कि एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है। तो आप बोलोगे विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। ठीक है मैम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस कौन होगा, अरे भाई अगर एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको कोई डोनेट करने वाला भी तो चाहिए। तो बेस क्या होगा, जो डोनेट करता है, विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, ओके। अब तुम मेरी बात पर नहीं विश्वास करोगे, तुम्हारा तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल देती हूं, अगर हम कभी भी BF3 की बात कर रहे हैं तो वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो एक एसिड होता है। तुम मान लो BCl3 बोल रहे हो तो वो भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो एक एसिड होता है। एक ऐसा जो बेस हो जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। मुझे ऐसे आवाज आ रही है कि तुम मुझे बताना चाह रहे हो कि तुम मुझे कह रहे हो कि NH3 है ना, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पिछली डेफिनेशन में भी तो वो बेस था, इस वाली में भी ये बेस की तरह दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है, ये एक बेस होता है। तो ये सबसे वाइडर कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर इतना क्लियर हुआ तो अब हम और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कहोगे मैम अभी तो पढ़ा था, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी इसके अंदर कुछ और लॉजिक्स क्लियर कराना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो मैंने तुम्हें बोला कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके अंदर कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। मतलब हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि सारे के सारा आयन ही बन गया, Na+ भी एक्वस बन गया और OH- भी आपका एक्वस बन गया, है ना, ये हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके। अब बेटा तुमको अगर थोड़ा बहुत भी इक्विलिब्रियम याद होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैम इसके अंदर एक्चुअल में हम ये समझते हैं कि आगे वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रही है और पीछे वाली रिएक्शन बहुत कम हो रही है। तो इसका कोई K आयोनाइजेशन होगा, मतलब कि कोई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर तुम लोगों को याद हो तो इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो अगर मेरी आगे वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा होना चाहती है, देखो ना इसमें आगे वाली रिएक्शन ही ज्यादा होना चाह रही है, तभी तो Na+ ज्यादा है, OH- ज्यादा है, यानी कि K फॉरवर्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर K फॉरवर्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो फिर आपके आयन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। और ये इतनी ज्यादा वैल्यू होती है कि हम कंसिडर कर लेते हैं
कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, आगे वाली डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। हम ऐसा इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होते। तो ये बात याद रखना दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन के अंदर आपको उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स देते ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, और उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि CH3COOH जो है वो मान लो ऐसे बन के CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, ये बोला था मैंने, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैम इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, तो यहाँ पे के आयोनाइजेशन जो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर कुछ एक्सटेंट तक तो होती है, हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते बैकवर्ड को, तो दैट इज वाई आपके पास में इस तरीके से ये फंडा देखने को मिलता है। लॉजिक क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयनाइजेशन कांस्टेंट्स क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्वेश्चन में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी का दिया हुआ है तो हमें समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्वेश्चन में दिए ही नहीं होते। तो ये वाला फंडा अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैम इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए होते हैं तो इनके ऊपर हमारे को थोड़ी सी और डिस्कशन करनी पड़ेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वाला फंडा खत्म ही हो गया। अब बात करते हैं CH3COO और H की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CH3COOH। अगर हम इसको देखें तो मैम आपने लिखा था ऐसे कि इक्विलिब्रियम होता है और हमें ये देता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये हमें आयंस देता है, ठीक है। और हम बोल देते हैं कि लेट अस से दैट दिस इज Ka। मैम आपने Ka क्यों लिखा है? Ka का मतलब होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्योंकि वैसे तो इस केस में तो ये CH3COOH का है, बट वो एक वीक एसिड है तो मैंने लिख दिया कि एक वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। और मैंने लिख दिया कि जो C है वो क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। या फिर सिंपली लिख लो कि वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि बार बार मैं C लिखूंगी तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ये। इसके अलावा एक और चीज यूज होगी अल्फा, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो अब तुम्हें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही तो आयोनाइज हो रहा है, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जब हम रिएक्शन को शुरू करेंगे तो हमें पता है कि T इज इक्वल टू 0 टाइम पे तो कुछ भी और नहीं होगा। इसका मतलब है मैम हम बोल सकते हैं एट T इज इक्वल टू 0 टाइम सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन CH3COOH होगी, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होगा और ये भी कुछ नहीं होगा। फिर T इज इक्वल टू T टाइम के ऊपर C में से कुछ C अल्फा अमाउंट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। मैम अब आपने इसको C अल्फा कैसे लिख दिया? मुझे तो समझ में ही नहीं आया। देखो वैसे तो बेटा इसको x लिखते हैं, फिर यहाँ भी x लिखते हैं, फिर यहाँ भी x लिखते हैं। x क्या होता है? वो सारा जो है वो पूरा डेरिवेशन होता है। वो डेरिवेशन आप फुल लेक्चर देखोगे अगर मेरा तो उसमें मिल जाएगा। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करा रही, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि C माइनस C अल्फा अमाउंट कम होती है, तो ये C अल्फा अमाउंट बनती है और ये भी C अल्फा अमाउंट बनती है, ठीक है। ओके मैम, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसका मतलब है CH3COO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो Ka वैल्यू होगी वो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा होगी। ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन C कॉमन में लेके 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। एक C से एक C चला जाएगा तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके Ka की एक वैल्यू हमेशा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होती है। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। यस मैम, यहाँ तक हमें फिर भी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। अब
इसी को डाइल्यूशन लॉ के साथ मैं रिलेट करके तुम्हें बताती हूँ कि मान लो के ए जो है वो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। अब बेटा तुम सबको पता है कि डाइल्यूशन क्या होता है, मोलारिटी चैप्टर तो पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट चार्ट भी पढ़ाया था। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना। तो अगर मैंने डाइल्यूशन को इंक्रीज करा, इसका मतलब है कि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ा रही हूँ। अगर मैं सॉल्वेंट की वॉल्यूम को बढ़ा रही हूँ तो इट इज़ वेरी अंडरस्टूड कि मैं उसकी मोलारिटी को कम कर रही हूँ, यानी कि मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रही हूँ। मोलारिटी एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रही हूँ। अब आप खुद इमेजिन करो बेटा, अगर तुम डाइल्यूशन करते हो तो तुम कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हो। दो चीजें हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन के ए के बराबर है। अगर तुम एक को कम करोगे तो दूसरे की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, इसका मतलब है तुम्हारे आयनाइजेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अल्फा जो होता है वो तुम्हारा बढ़ जाता है, यही बात बोली जाती है। यही आपका डाइल्यूशन जो होता है वो ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलता है कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हो, जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है। तो अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ाना है तो आप ऐसे उसको बढ़ा सकते हैं। दिस इज योर ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ, दिस इज नोन एज योर ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऐसा क्यों होता है मैम? क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी ना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। We assume that the strong electrolytes are 100% ionized. Strong electrolytes के लिए तो हम ये सोचते हैं कि 100% ionized होते हैं। Therefore, the ionization constants of the strong electrolytes are not supplied in the question. इसीलिए हम उसको क्वेश्चन के अंदर नहीं सप्लाई करते। के आयनाइजेशन डज नॉट चेंज विद द कॉन्सेंट्रेशन। जो आयनाइजेशन होती है के आयनाइजेशन वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, एंड इट इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। As the solution is diluted, the degree of dissociation will increase. जैसे जैसे solution जो है आप dilute करोगे उसका degree of dissociation increase हो जाएगा। अभी अभी मैंने तुम्हें इसका reason दिया। Even the weak electrolyte can be significantly dissociated in a highly dilute solution. तो एक weak electrolyte भी बहुत high extent तक dilute हो ionize हो सकता है अगर आपने एक diluted solution लिया है तो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने जो तुम्हें बोला था ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ वो यही कहता है कि इसीलिए हम कभी भी नहीं कहते कि अल्फा वैल्यू एक गुड मेजर है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी अल्फा को इंक्रीज कर सकते हैं डाइल्यूशन करके, है ना। इसीलिए जो बेस्ट मेजर होता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है वो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को ही देख के आप बोल सकते हो। देयरफॉर द आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू ही आपका ट्रू मेजर होता है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या फिर वीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज योर आयनिक इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। वाटर इज ऑलवेज द सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन इज ऑलवेज रिगार्डेड एज एन एक्वस सोल्यूशन। हमेशा बात याद रखना बेटा कि जो वाटर होता है वो हमेशा ही एक सॉल्वेंट होता है, और मतलब हम ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को, तो वाटर हमेशा ही एक सॉल्वेंट होता है और सोल्यूशन को हम हमेशा ही एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। मैंने तुम्हें मूल कॉन्सेप्ट में भी बताया कि अगर कभी एक्वस वर्ड बोला हुआ है तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा सॉल्वेंट वाटर है, तो तुम समझ जाना दैट योर सॉल्वेंट इज वाटर। वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो आपका वाटर होता है ना, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
एक बार इसको पढ़ना यार। हाँ, तो वाटर इज ऑलवेज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वाटर न्यूट्रल होता है एट एनी टेम्परेचर। आप वाटर को हमेशा ही न्यूट्रल लेते हो, वाटर कभी एसिडिक या बेसिक नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज। इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे, इस लाइन को आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं, इस लाइन को आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं जो तुम्हें सिखाने वाली हूं वो, उसे कहते हैं हम ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बच्चे समझते नहीं है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहां से हमें पीएच की कहानी समझ में आती है, ठीक है। तो ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर से आपको हमेशा याद रखना है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो अगर वाटर का ऑटो प्रोटोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर जो है वो क्या करेगा, आयनाइज होगा। वीक है तो इसीलिए कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, H प्लस और OH माइनस में जाएगा। मैं एक्वस वैक्वस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तुम्हें ये समझाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके मैम, इसके बाद में तुम इसको पूरा लिख सकते हो कि ये तुम्हारा सी होता है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा स्टार्टिंग में, फिर ये सी में से कुछ सी अल्फा अमाउंट कम हो जाएगा, ये भी सी अल्फा अमाउंट कम हो जाएगा, और ये भी सी अल्फा अमाउंट कम हो जाएगा। जो ये होता है वो आपका के आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, वाटर, प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलारिटी वो 55.5 मोलर होती है, और ये आप सबको पता है, तो मैंने प्योर वाटर की मोलारिटी लिख दी। सिमिलरली जो अल्फा होता है वो भी आपका, इसका जो होता है ना अल्फा, एक सेकंड रुकना, हाँ। तो जो इसका अल्फा होता है ना वो आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ होता ही होता है, मतलब तुम इसको याद रख लेना, ठीक है। आई एम होप ये 1.8 इंटू 10⁻⁹ ही होता है, एक बार इसको कैलकुलेट करके भी देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, अल्फा की वैल्यू एक बार फाइनल देख लेते हैं, ठीक है मैम। तो अगर हम के आयोनाइजेशन करते हैं तो वो क्या होगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, मैं एक साथ ही लिख रही हूँ, अपॉन सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। इसमें से के आयनाइजेशन जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी कॉमन में आ जाएगा और 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। सी को इधर ले जाओ, सी इंटू के आयनाइजेशन इज इक्वल टू सी अल्फा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करके ना इसको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं विच इज के डब्ल्यू, ठीक है। और के डब्ल्यू के अंदर अब मैं ये पूरा का पूरा आगे ही कराती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यू विल हैव सी इंटू के आयोनाइजेशन एंड दिस विल बी इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा, मैंने सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को फिर से सी अल्फा इंटू सी अल्फा लिख दिया। अपॉन में आता है 1 माइनस अल्फा। अब तुम सबने देखा अल्फा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ यानी कि कितनी ज्यादा छोटी है, तो आई कैन से दैट 1 इज मच 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 लार्जर देन अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा जो होगा वो नियरली 1 के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको हमने के डब्ल्यू लिख दिया। के डब्ल्यू क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम एक नाम से जानते हैं विच इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो के डब्ल्यू जो होता है वो आपका सी अल्फा इंटू सी अल्फा होता है। बेटा सी अल्फा इंटू सी अल्फा क्या होता है H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, के डब्ल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड विच इज ऑल्सो एक्चुअली इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, यही तो था। हाँ, सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, सी की वैल्यू 55.5 है, अल्फा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ है। जब तुम इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10⁻⁻14 के आसपास, 10⁻⁻14 के आसपास, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज
very very important for you. This is very very important for you that the ionic product of water is 10 raised to the power minus 14 के इक्वल होता है. लेकिन ये होता कब है? ओनली एट अ फिक्स टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो 10 की पावर माइनस 14 होता है. दैट इज H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो 10 की पावर माइनस 14 के बराबर आता है. ठीक है, यस. अब क्योंकि मैम KW भी तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी तो मेरा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बढ़ जाएगा. ठीक है, मैं तुम्हें इसका प्रूफ देती हूँ. एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर आप देखोगे तो तुम्हारा KW जो होता है वो आपका 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है, जो एक्चुअल में H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है. ठीक है, अगर मैं इसी को टेम्परेचर को बढ़ा दूं 90 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो तुम्हें पता है मेरे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 हो जाती है, जो एक्चुअल में H प्लस इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है. तो ये आपकी वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी. ठीक है, यस. इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें और भी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि अगर आप न्यूट्रल पॉइंट कंसिडर करो. ठीक है, मान लो हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट देखा. ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या आएगा? अगर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है तो आपको सारी कहानी समझनी पड़ेगी. तो न्यूट्रल पॉइंट है, इसका मतलब है मैम जो भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी. यानी कि आई कैन से दैट KW विच इज 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर. एक किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन कर सकते थे. 10 की पावर माइनस 7 इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और यही OH माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी. तो यानी कि न्यूट्रल सोल्यूशन की जो KW वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो यही होती है. सेम ऐसे ही तुमसे 90 डिग्री सेल्सियस पे भी पूछ सकते हैं, तो तुम्हें सेम फंडा जो है वो ये लगाना पड़ेगा. ठीक है, आई होप ये लॉजिक क्लियर हो गया. नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट है बेटा आपका pH. अब हमें pH ही तो निकालना है. इस पूरे चैप्टर में जो एक्चुअल में हमें काम करना है वो pH ही निकालना है. ठीक है, तो आपको pH निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, द ग्रेटर द pH द लोअर इज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ये क्यों होता है इसका फंडा मैं तुम्हें बताती हूँ. मान लो बेटा तुम्हें P ऑफ H निकालना है. जिस भी चीज के आगे P लगा हुआ है तुम समझ जाओ P का मतलब है माइनस लॉग 10. तो यानी कि इट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. ये लॉग 10 है, लॉग बेस 10, ये होता है pH. ठीक है, अब ऐसे ही मान लो तुमने बोला नहीं मैम POH बताओ, तो तुमने OH के आगे P लगाया तो तुम बोलोगे माइनस लॉग बेस 10 ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे ही तुम अगर मान लो PKW बोल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 ऑफ KW. जिस भी चीज के आगे P लगा रहे हो वो हो जाएगा. जैसे तुमने बोला PKA माइनस लॉग बेस 10 ऑफ KA. अब इससे तुम्हें नोटिस क्या करना है, मतलब तुम्हें जो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. अगर मेरे पास में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, खुद सोचो, अगर मेरे पास में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू बड़ी आएगी, बट उसके आगे एक माइनस साइन लगा है, मतलब वो उतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी. इसका मतलब है pH उतना ही कम होगा. सिमिलरली अगर तुम्हारे पास में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो तुम्हारा POH हमेशा कम होगा. ये होता है जो आपको pH के बारे में चीजें हैं वो समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, यस. अगर ये समझ में आया तो अब तुम्हारे लिए बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि तुमने पढ़ा था कि जो KW होता है वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है. ये तुमने पढ़ा था. अगर तुम दोनों साइड माइनस लॉग ले लो तो तुम्हारे पास में क्या आएगा? तुम्हें यही लिखना पड़ेगा माइनस लॉग ऑफ KW. अब मैंने 10 नहीं लिखा बट इट इज अंडरस्टूड कि वो 10 है. विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. जब log A इंटू लॉग बी होता है तो उसकी आइडेंटिटी हो जाती है log A प्लस log B. तो माइनस लॉग ऑफ KW जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा?
माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है मैम दिस विल बी PKW विल बी इक्वल टू PKPH प्लस PKPOH, है ना। और यही तुम्हारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दैट हाँ आपका हमेशा ही PKW जो होता है वो हमेशा ही आपका PH प्लस POH के बराबर होता है। दिस इज ट्रू एट ऑल टेम्परेचर्स। तुम किसी भी टेम्परेचर की बात करो ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है मैम। लॉजिक तो समझ में आया, बट इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मान लो तुमने बोला एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे KW 10 की पावर -14 होता है, तो PKW कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -14। आपको इसके लिए लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, अगर आपने नहीं किया हुआ तो यूट्यूब पे इसी चैनल पे मैंने लॉग प्रॉपर्टीज कराया हुआ है, उसको चेक कर लेना। आपका आंसर आ जाएगा +14। इसका मतलब है दैट 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH, ये आपकी वैल्यू आई है। 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH। जब आपके पास में ऐसा कुछ आ जाता है तो आप एक pH का स्केल बना सकते हो। pH का स्केल कैसे बनता है वो भी सिखा देती हूँ। ऐसे आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लो, ठीक है। इसके अंदर आपको KW की वैल्यू, PKW की वैल्यू 14 है, यानी कि 0 मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू लिख लो, ठीक है। ये आपका pH का स्केल है। और ये जो मिड वैल्यू होती है, मान लो इसका ये मिड वैल्यू है, तो ये आपकी मिड वैल्यू होती है एकदम बीच में जो आती है, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू PKW अपॉन 2। यहाँ पे PKW कितना है 14, यानी कि 14 अपॉन 2, तो आपकी मिड वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है। अब जब भी आप pH कैलकुलेट करोगे किसी का, अगर उसका pH 0 से 7 के बीच में आता है तो आपका सोल्यूशन एसिडिक होता है, और अगर आपका pH 7 से 14 के बीच में आता है तो आपका सोल्यूशन बेसिक होता है। तो ऐसे आप डिपेंडिंग ऑन कि आपकी PKW वैल्यू क्या है, आप एक अपना pH स्केल बना सकते हो, और उसके हिसाब से आप अपनी एक pH स्केल की सारी कहानी को लिख सकते हो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक है, अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक है तो एक बात तो पक्की है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, एंड आपका सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक है, एसिडिक तो लिखा ही हुआ है, तो आपका सोल्यूशन जो होगा उसका pH हमेशा 7 से कम होगा। अगर आपका सोल्यूशन बेसिक है तो इसका मतलब है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, और आपका जो pH है वो पक्की बात है 7 से ज्यादा है। अगर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है, अगर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। इसका मतलब है कि आपका जो pH है वो एग्जैक्टली 7 के बराबर है, ठीक है। सो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैम एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे दो, ये तो क्लियर हो गया होगा। नाउ इमेजिन कि मैंने बोला 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर तुम्हें 90 डिग्री सेल्सियस याद होगा तो तुम्हें पता होगा KW की वैल्यू 10 की पावर -12 थी, तो इसका मतलब है PKW की वैल्यू +12 होगी। अब मैं ऐसे फटाफट कर सकती हूँ, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। तो अगर हम pH स्केल बनाते हैं तो हमें मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू करना होता है, तो ये आपकी लाइन लगेगी, मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 12 होगी, ठीक है। और आपकी बीच में मिड वैल्यू भी आएगी, जो मिड वैल्यू होगी वो क्या होगी 12 अपॉन 2 यानी कि 6। अब बेटा आपका pH स्केल बदल चुका है, यानी कि अगर 0 से 6 के बीच में है तो आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर 6 से 12 के बीच में है तो आपका सोल्यूशन बेसिक होगा। ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन योर टेम्परेचर योर KW विल चेंज, योर KW विल चेंज, योर pH स्केल विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम ऐसे ही अलग अलग एसिड्स के pH निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, मान लो तुम्हारे पास HCl है तो तुम्हें पता है कि H प्लस और Cl सबका ही ना pH ही निकालना होता है, तो तुम्हें तो pH निकालने का फॉर्मूला पता है। मैम ये तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है तो हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी वो मिल जाएगी, तो हमारे पास में pH का फॉर्मूला बहुत ही क्लियर आया हुआ है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। बस इस फॉर्मूला को यूज करना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी होगी एंड वी कैन फाइंड आउट द pH, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट केस
जिसमें तुम पीएच निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, लेट अस टॉक अबाउट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मेरे पास में किसी स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालने को आ जाए, तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि आई विल हैव KOH। मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया कि तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस KOH है, तो वो तुम्हें K प्लस देगा और वो तुम्हें OH माइनस देगा। तो इस बार मेरे को OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिल सकती है, और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली आयनाइज होगा, यानी कि मैं यहाँ पे POH निकाल सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे बस जब बेस होता है ना, तो उसमें बस एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो इट इज अंडरस्टूड कि तुम्हें 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो जब ये निकाल लोगे तो पीएच निकालने के लिए तुम्हें 14 में से POH को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में ज्यादातर पीएच ही पूछते हैं, POH बहुत कम पूछते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, विच इज 14 माइनस POH। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट केस आता है कि अगर आपके पास में आपको ऐसा पीएच निकालने के लिए बोल दे स्ट्रॉन्ग एसिड, और मतलब मिक्सचर हो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपको कुछ नहीं करना, तुमको मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे तुमको अगर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स दिए हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू फाइंड टोटल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब टोटल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, दोनों को मैं ऐड कर दूं। तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड टोटल H प्लस आयन्स के मोल्स, टोटल H प्लस आयन्स के मोल्स कितने हुए, और फिर तुम उसको डिवाइड करोगे, टोटल H प्लस आयन्स के मोल्स को तुम डिवाइड करोगे टोटल वॉल्यूम से। वॉल्यूम टोटल कितनी है, उससे तुम्हारे पास में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, फिर तुम पीएच निकालोगे एंड दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन जो तुम्हारा टोटल आया है वो, एंड फिर तुम्हारा पीएच निकलेगा। तो अगर मिक्सचर ऑफ एसिड्स है तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास में मिक्सचर हो स्ट्रॉन्ग बेसिस का, अगर स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो तो फिर मैं क्या करूंगी बेटा, अगर आपके पास में बेसिस स्ट्रॉन्ग है तो आपको सेम ही चीज करनी है, यू हैव टू फाइंड टोटल OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। टोटल OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मुझे मोल्स चाहिए होंगे OH माइनस के टोटल, और उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम टोटल से, तो मेरे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी तो मैं POH निकाल पाऊंगी, विच विल बी माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन टोटल। अभी तक मेरा आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि मुझे तो पीएच निकालना है, और पीएच निकालने के लिए बेस के केस में मुझे 14 में से POH को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपका बेस आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। देख लो इसको। कैन यू गिव मी जस्ट 1 मिनट, आई हैव टू फिल माई वाटर बॉटल। ठीक है, गिव मी जस्ट 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, मैम भी आ गई है। तुम्हारी आवाज के साथ मैम भी आ गई हैं। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है,
तो इसके आगे हमारे पास में है, जब हमारे को पीएच निकालना हो एक मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मेरे पास में एक मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो फिर मैं पीएच कैसे निकालूंगी? तो भी मेरा बहुत आसान है बेटा, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि दोनों में से किसके मोल्स ज्यादा है। हो सकता है कि H+ के मोल्स ज्यादा हो सकता है बेस के मोल ज्यादा हो, और अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं फिर तो आपका सोल्यूशन न्यूट्रल ही है। तो आपको पहले एक्सेस मोल्स निकालने पड़ेंगे, आपको पहले एक्सेस मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब इसके लिए मैं मॉड लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि एसिड ज्यादा है कि बेस ज्यादा है, तो मॉड लगा लो, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो आ जाएगा, तो ये मॉड है, ठीक है। और इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो यहां से तुम्हें टोटल मोल्स ज्यादा पता चल जाएंगे। अगर तुम्हारा H+ एक्सेस में है तो फिर तो तुम डायरेक्टली पीएच निकाल लोगे, क्योंकि जो भी मोल्स ज्यादा आएंगे उसको तुम कौन सा, अरे यार मोल्स ज्यादा थोड़ी होंगे, फिर तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस ढूंढोगे ना तुम, हाँ, तो तुम डायरेक्टली पीएच निकाल लोगे। और अगर OH- एक्सेस में हुआ तो फिर तो तुम्हें पहले POH निकालना पड़ेगा, और POH निकाल के फिर तुम पीएच निकालोगे 14 में से POH को सब्ट्रैक्ट करके। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। समझ में आता है मेरा बेटा? देखो इसको, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है मैम, अगर मेरे को पीएच निकालना हो एक वीक मोनोबेसिक एसिड का, आपके पास में एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, लेट्स से आपके पास में CH3COOH है, जो आपको CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव दे रहा है, एंड लेट अस से इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पहली चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए दैट इज इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेटा अभी अभी सिखाया था, C⁴/1 - अल्फा से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ना छोटी सी एक ट्रिक होती है, तुम्हें ये ट्रिक याद रखोगे तो बेटा बहुत सारे बच्चे फॉर्मूलाज याद करते हैं, आपको वो फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आपको क्वेश्चन के अंदर Ka और C गिवन होते हैं, मतलब कि आपको वीक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों दिए होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही तुम्हें ये वैल्यूज दी हुई हैं तुम अल्फा ट्रायल निकाल लो। अल्फा ट्रायल कैसे निकलता है? √Ka/C से। जैसे ही तुम √Ka/C निकालोगे तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है? हो सकता है कि जो अल्फा ट्रायल हो वो लेस देन 0.1 हो, मतलब 0.1 वैल्यू से उसकी वैल्यू कम आए, और हो सकता है कि जो अल्फा ट्रायल हो वो मोर देन या फिर इक्वल टू 0.1 हो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और केस पॉसिबल हो नहीं सकता, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर अल्फा ट्रायल लेस देन 0.1 है, जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि अल्फा ट्रायल ही आपका अल्फा रियल है। आप सीधा H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो C अल्फा रियल करके, जो अल्फा ट्रायल की वैल्यू आई है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच निकाल लोगे -log ऑफ H+ करके। लेकिन अगर आपके अल्फा ट्रायल की वैल्यू मोर देन या फिर इक्वल टू 0.1 आई है, तो आपका अल्फा ट्रायल जो है वो आपके अल्फा रियल के बराबर नहीं हो सकता, तो तुमको अल्फा रियल निकालना पड़ेगा। अल्फा रियल कैसे निकलेगा मैम? ये वाला इक्वेशन यूज करके, Ka = C⁴/1 - अल्फा रियल करके, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही सॉल्व कर लोगे अल्फा रियल की वैल्यू आएगी, फिर तुम H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो C अल्फा रियल करके, और फिर तुम पीएच निकाल सकते हो -log ऑफ H+ की कॉन्सेंट्रेशन से। सो दैट इज हाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है, एक वीक एसिड के केस में। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज योर पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस। अगर मेरे पास में कोई वीक बेस आ जाए तो बेटा कहानी बिल्कुल वही रहती है, बस बेस के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी दिया होगा, यानी कि मैम इसका जो के बी होगा वो C⁴/1 - अल्फा के बराबर होगा। इसमें भी मुझे क्वेश्चन के अंदर के बी और सी जो होंगे वो गिवन होंगे क्वेश्चन में। अगर ये मेरे को क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो मैं यहाँ से अल्फा ट्रायल निकाल सकती हूँ। अल्फा ट्रायल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू √Kb/C, है ना।
यहाँ से फिर मैम मेरे पास दो केसेस आएंगे, या तो मेरा अल्फा ट्रायल लेस देन 0.1 होगा, या फिर मेरा अल्फा ट्रायल जो होगा वो मोर देन इक्वल टू 0.1 होगा, ये भी हमको पता है। अगर अल्फा ट्रायल लेस देन 0.1 है तो लाइफ इज गुड, बिकॉज अल्फा ट्रायल ही अल्फा रियल के बराबर है, सीधा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा रियल आएगी। एंड दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू नोटिस कि भाई इस बार बेस है, और अगर बेस है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी तो हम पहले POH निकाल पाएंगे जो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस से आएगा, और फिर हम pH निकालेंगे जो 14 माइनस POH आएगा। ये गलती हमको नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर अल्फा ट्रायल मोर देन इक्वल टू 0.1 आता है तो मैम मेरा जो अल्फा ट्रायल है वो मेरे अल्फा रियल के बराबर नहीं होगा, और अगर अल्फा ट्रायल अल्फा रियल के बराबर नहीं होगा तो पहले मुझे KB इज इक्वल टू सी अल्फा रियल का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा रियल करके अल्फा रियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर मैं यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा रियल करके निकालूं, फिर मैं POH निकालूं माइनस लॉग ऑफ OH माइनस करके, और फिर मैं pH निकालूं 14 माइनस POH करके। ये चीज आपको करनी होगी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज, अगर आपको pH निकालना हो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, भी मतलब है तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ही, लेकिन आपने उनको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। तो बेटा अगर आपका केस ऐसा हो जाता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करना पड़ता है कि मान लो ये आपका कंटेनर था, इस कंटेनर में तुम्हारे पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड था जिसमें तुमने H+ और Cl- डाल दिया, क्योंकि तुमने डाइल्यूट किया है तो तुम्हारे पास में वाटर भी बहुत सारा होगा, और इस बार हम वाटर को निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। पिछली बार तो हम वाटर को निग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस केस में हम वाटर को निग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे आ जाती है। अब हमें पता है वाटर तो न्यूट्रल है, तो ये तो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 ही होगा। इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, और अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो ये 10⁻⁻8 के आसपास है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट का मतलब यही होता है कि 10⁻⁻7 के आसपास उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे आ गई तो मेरे पास में H+ टोटल कितना आ गया, देखो इस कंटेनर के अंदर ये भी है ये भी है। तुम कहोगे मैम पहले हमने इसको क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि पहले की वैल्यू 10⁻⁻2 होती थी, कॉन्सेंट्रेटेड होता था, तो 0.00000001 वाला निगलेक्ट हो जाता था, लेकिन इस बार निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो इस बार हमको 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7 इन दोनों को यूज करके H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी तो फिर हम pH निकालेंगे, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H+, ठीक है। ये आप करोगे अगर आपके पास में बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट एसिड आ जाता है। ऐसे ही मैम बेस भी तो आ सकता है, तो बेस के केस में भी सारा कुछ सेम होगा, बस OH- की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, फिर POH निकलेगा और POH से pH निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इसको देख लो, समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास में एक मिक्सचर आ जाए दो वीक मोनोबेसिक एसिड्स का। देखो बेटा अगर आपके पास में एक मिक्सचर है दो वीक मोनोबेसिक एसिड्स, तो ऑब्वियसली तुम्हारे जो दो वीक मोनोबेसिक एसिड्स होंगे उनके आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट्स और आपको उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दोनों दिए हुए होंगे। मतलब तुम्हें Ka1 और C1 दिया होगा और इसका तुम्हें Ka2 और C2 दिया होगा। मैंने वन शॉट के अंदर इसका पूरा डेरिवेशन कराया है, तो अगर तुम चाहो तो पूरा डेरिवेशन भी उस वन शॉट से देख सकते हो। एल्स यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसे केस में H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो आप रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, ये आप ऐसे H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी तो फिर आप pH जो है वो माइनस लॉग ऑफ H+ की कॉन्सेंट्रेशन से निकाल सकते हो। जस्ट सिंपल फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द pH इन द केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। अगर मेरे पास में पॉलीप्रोटिक एसिड्स हो, तो पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, आप एसिड को या तो मोनोप्रोटिक बोल सकते हो या पॉलीप्रोटिक बोल सकते हो।
अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या वीक की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ पॉलीप्रोटिक की बात कर रही हूँ, ठीक है बेटा। अगर मोनोप्रोटिक होते हैं तो इसका मतलब होता है चाहे वीक ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो, जो सिर्फ एक H+ आयन दे, मतलब HCl, HNO3, ये सारे आपके एक H+ आयन देने वाले हैं, बट ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ऐसे ही पॉलीप्रोटिक में CH3COOH भी एक पॉलीप्रोटिक है, लेकिन ये एक वीक एसिड है। तो पॉलीप्रोटिक वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। सिमिलरली मोनोप्रोटिक वो होते हैं जो एक H+ आयन देते हैं। पॉलीप्रोटिक वो होते हैं जो पॉलीप्रोटिक वो होते हैं जो एक से ज्यादा H+ आयंस देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैम H2SO4 हो सकता है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी पॉलीप्रोटिक हो सकता है, एक से ज्यादा आयंस दे सकता है। और मैम H2S भी तो हो सकता है, वो एक वीक एसिड है। तो मतलब पॉलीप्रोटिक भी 2-3 कितने भी आयंस जो हैं वो आपके दे सकता है, ठीक है। अब इसमें आपको इसका पीएच निकालना मैं सिखा चुकी हूँ, इसका भी पीएच निकालना मैं सिखा चुकी हूँ जब मोनोप्रोटिक होता है, इसका भी मैं निकालना सिखा चुकी हूँ, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये तो H+ आयंस कंप्लीट देगा, तो तुम उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल के सिंपल निकाल सकते हो। लेकिन ये वाले का हमें निकालना नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास H2S है, तो H2S जो होगा वो तुम्हें HS नेगेटिव और H+ देगा। फिर तुम्हारा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लो Ka1 है। फिर तुम्हारे पास में S नेगेटिव जो है वो फर्दर आयन देगा, मान लो इसको Ka2 बोल दो, तो ये आपको S2 नेगेटिव और एक और H+ आयन दे देगा, ठीक है। अब तुम खुद सोचो बेटा, अगर ये एक वीक एसिड है तो वो पहले वाला ही बहुत कम आयनाइज होगा, तो मतलब HS नेगेटिव बहुत ही कम मिला होगा, और उसको फर्दर आयनाइज कर रहे हो तो तुम्हें और भी कम मिला होगा। तो एक बात तो हम बोल सकते हैं कि Ka1 जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा आपके Ka2 से, और आगे अगर और हैं तो वो और छोटे छोटे होते जाएंगे। तो जब भी आपके पास में वीक पॉलीप्रोटिक एसिड होता है तो उसमें हमें सिर्फ उसके पहले डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड थर्ड वाले जो होते हैं वो तो बहुत ही वीक होते हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती नहीं। तो हम सीधा ही इस केस में H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं रूट ऑफ Ka1 इंटू C1, मतलब जो पहला आपका कॉन्सेंट्रेशन है और जो पहला आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उन दोनों को यूज करके आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। जैसे ही आपकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, आप pH निकाल सकते हो, आप pH निकाल सकते हो बाय यूजिंग माइनस लॉग ऑफ H+ आयन, बाय यूजिंग माइनस लॉग ऑफ H+ आयन, ठीक है। सॉरी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका केस 11। नेक्स्ट है आपका केस 11। 11th केस कहता है कि आपको पीएच निकालना है वीक एसिड का इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन। मान लो कि तुम्हारे पास में एक वीक एसिड है लेकिन उसका एक कॉमन आयन भी प्रेजेंट है, तो आपको पीएच निकालना है। इसका क्या मतलब है, मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, लेट्स से यू हैव अ कंटेनर, ठीक है। अब बेटा आपके पास में यहाँ पे HCl है, HCl जो है वो कंप्लीटली आयनाइज होगा और तुम्हें H+ और Cl- दे देगा, ठीक है। तो HCl जो है वो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग है तो वो H+ और Cl- दे ही दे देगा। इसी के साथ मान लो तुम्हारे पास एक वीक एसिड भी इसी के अंदर मिक्स्ड है, CH3COOH, वो तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, तो वो तो CH3 मतलब वो भी आपको ऐसे ही देगा ना, H+ आयन प्लस CH3COO नेगेटिव आयन, ठीक है। अब तुम्हें कुछ चीजें इमेजिन करनी पड़ेंगी क्योंकि इसके लिए तुम्हें ली शैटलर प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो ये 0.1 मोलर था, तो ये पूरा आयनाइज हो जाएगा, ये 0.1 मिल जाएगा, ये भी 0.1 मिल जाएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीटली आयनाइज होता है। मान लो ये C में से कुछ C अल्फा अमाउंट कम हुआ होगा, तो ये C अल्फा बना होगा और ये भी C अल्फा बना होगा। अब कंटेनर में यहाँ तो इक्विलिब्रियम आ रहा है लेकिन यहाँ तो इक्विलिब्रियम नहीं है। हाँ, तो अगर कंटेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर कंटेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो कंटेनर सोचेगा, मतलब कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम को लगेगा कि भाई तुम तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये वाली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि तुम यहाँ पर ये कॉमन आयन हो गया,
है ना। और जैसे ही कॉमन आयन होगा, इक्विलिब्रियम को लगेगा कि तुम उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम उसको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के। तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए क्या करेगा, बैकवर्ड चला जाएगा। इसका मतलब है कि बेचारा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पहले ही कम आयंस दे रहा था, अब वो और कम H+ आयंस देगा, तो उसकी वजह से पीएच तो एज सच कुछ खास आता ही नहीं है। एंड दैट इज वाई बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन पीएच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हम उसी के हिसाब से जो है वो आपका पीएच निकाल देते हैं, क्योंकि वीक वाले को तो बेचारे को और धक्का लग गया है। ठीक है, यस, सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। चलो, यहां तक अगर क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इज मेरे बेटे आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट इज योर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब अगर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो व्हाट डज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिनोट, मतलब बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या बोलता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब भी तुम्हारे पास में एक एसिड होता है, जब भी तुम्हारे पास में एक एसिड होता है और जब तुम उसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, तो वो तुम्हें हमेशा एक सॉल्ट और एक वाटर देता है ना। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये तो आप सबको पता ही होगी कि एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मिलता है। ये जो सॉल्ट होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर टूटता है। इसका मतलब है ये आपको Na+ और Cl- देगा। ये आपका कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस, और ये कहाँ से आता है आपका, फ्रॉम एसिड। हमेशा याद रखना कि जो आपका कैटायन होता है सॉल्ट का, वो हमेशा आपका बेस से आता है, और जो आपका एनायन होता है वो आपका हमेशा ही सॉल्ट से आता, सॉरी एसिड से आता है। ठीक है, यस। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस की। तो ये जो आपके कैटायन और एनायन होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो चलो अब इन हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। जैसे कि आपके पास में जो, एक सेकेंड, कुछ तो मिसिंग है। अच्छा, पहले ये बताना है मुझे। हाँ, तो अगर हम कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं, जिसमें आपके पास में कोई भी एक कैटायन होगा और उसका आपका हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस में आप कोई भी कैटायन ले सकते हो और उसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब मान लो मैंने बोल दिया NH4+, NH4+ जो होता है वो एक कैटायन होता है। आप जब उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब आप उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आपके पास H+ और OH- होगा। तो आप खुद सोचो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये किसके साथ जाएगा, ये नेगेटिव के साथ जाएगा। यस मैम, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको NH4, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली चीज यानी कि OH मिलेगा, प्लस आपको मिल जाएगा H+। ठीक है, तो आपके पास में जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। आई थिंक आपको देखने को पता चल रहा है कि H+ फ्री बैठा है, तो यानी कि आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच हमेशा 7 से कम होगा। तो जब भी कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें हमेशा फ्री H+ आयंस मिलते हैं, और इसकी वजह से हमारा सोल्यूशन हमेशा एसिडिक होता है। तुमसे पूछा जा सकता है कि कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस में आपका सोल्यूशन एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। नेक्स्ट होता है अनायनिक हाइड्रोलिसिस। अनायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है, मान लो तुम्हारे पास कोई अनायन है, तो मान लो मैंने बोला CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर, ये क्या देगा, फिर से मैम ये H+ है और ये OH- है, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा, मतलब CH3COOH देगा प्लस OH- दे देगा। नाउ आई कैन वेरी क्लियरली सी कि मेरे पास में फ्री क्या है, बेस है, तो मतलब मेरा सोल्यूशन बेसिक होगा, और अगर मेरा सोल्यूशन बेसिक होगा तो मेरा pH मोर देन 7 होगा। तो जब जब मैं अनायनिक हाइड्रोलिसिस करूंगी तो मेरा सोल्यूशन हमेशा ही बेसिक होगा। कितना pH आएगा वो मुझे अभी तक नहीं पता चला, पर इतना मेरे को पता चल गया है। ठीक है, यस। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज योर कॉन्जुगेट एसिड बेस
पेयर। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से ये क्या डिनोट करना चाहते हैं, जो तुम्हें बहुत क्लियर पता होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो होते हैं जो आपके एक H प्लस आयन से डिफर करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला मेरे पास में है CH3COOH, और अगर ये H प्लस लूज कर देगा तो ये बना देगा CH3COO नेगेटिव, और ये हो जाएगा, ये माइनस H प्लस होगा और ये प्लस H प्लस होगा। ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। क्योंकि दोनों एक H प्लस आयन से डिफर कर रहे हैं तो मैं इनको कॉन्जुगेट एसिड बेस कह सकती हूँ। अगर ये एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होगा, और अगर ये बेस है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb होगा। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के जो Ka और Kb वैल्यूज होते हैं, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में, वो हमेशा 10 की पावर -14 के बराबर वैल्यू आती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सारी कहानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रही हूँ तो ऐसा होता है। इसका मतलब है कि मान लो मेरे को Ka वैल्यू दी हुई है और मेरे को Kb बॉल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो मैं Kb वैल्यू CH3COO नेगेटिव की निकाल सकती हूँ बाय 10 की पावर -14 को डिवाइड करके बाय Ka ऑफ माई वीक एसिड। दोनों में से एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, और मोस्टली आपको वीक एसिड या वीक बेस की ही वैल्यू दी होती है। उसकी कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड की वैल्यू आपको खुद निकालनी होती है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपको फटाफट केसेस लिखवाऊंगी, और उन केसेस के आपको कॉन्जुगेट सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा वो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेरे पास NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिससे मुझे NaCl मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है। तो मुझे देखना है कि कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा। मेरे पास Na प्लस होगा और मेरे पास Cl माइनस होगा, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, आपको जब भी आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखोगे तो आपको ये देखना है कि आपका जो केटायन है या फिर जो आपका अनायन है वो कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो जो मेरे पास Na प्लस है ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है ना, और जो Cl माइनस है ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। तो इसका मतलब है मैम, जब भी कोई केटायन या एनायन किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो मतलब ना तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा ना इसका हाइड्रोलिसिस होगा। मैम क्यों? इसका रीजन मैंने वन शॉट में बताया है, तो आप वो वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि बेटा ये रिविजन है ना, तो मैं सारी चीजें यहाँ नहीं समझा पाऊंगी। तो इसका रीजन आप जरूर देखना वन शॉट के अंदर, इस वाले पार्ट पे जाके। तो जब भी आपका केटायन या एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से होता है तो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो इसका मतलब है सोल्यूशन का पीएच जो होगा वो 7 ही होगा, क्योंकि किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला केस देखते हैं। अगर हमारे पास में वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड मतलब CH3COOH और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। अगर मैं इनका सॉल्ट बनाऊंगी तो CH3COONa प्लस वाटर आ जाएगा। तो मेरे पास में केटायन और एनायंस क्या होंगे, एक आएगा मेरे पास में CH3COO नेगेटिव और एक मेरे पास Na प्लस आएगा। मुझे पता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो इसका हाइड्रोलिसिस तो होगा नहीं। CH3CO नेगेटिव वीक एसिड से आ रहा है तो ये अनायन है, तो यहाँ पे अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। अभी अभी तुमने देखा कि जब अनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो इसके साथ प्लस लग जाता है, तो OH माइनस होता है, तो आपका सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा और आपका पीएच जो होगा वो इस सोल्यूशन में मोर देन 7 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि पीएच मोर देन 7 आएगा? अब अगला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने कि इसका पीएच तो चलो 7 से ज्यादा आएगा, पर तुम इसका पीएच निकालोगे कैसे? ठीक है, तो बेटा अगर तुम्हारा सोल्यूशन बेसिक होगा, एक बात तो समझ आती है कि अगर सोल्यूशन बेसिक होगा, है ना, तो इसका मतलब है मैम हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पहले मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको वीक एसिड का Ka, मतलब ये वीक एसिड है तो तुम्हें इसकी Ka वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी। तो तुम्हें और एक और चीज तुम्हें दी होगी विच इज योर हाइड्रोलाइजिंग कांस्टेंट, एक KH होता है, ये भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। मतलब दिया नहीं होता, सॉरी, तुम्हें निकालना पड़ता है ना, यही तो मैं निकालना सिखाऊंगी। हाँ, तो तुम्हें क्वेश्चन में Ka वैल्यू दी होगी और कॉन्सेंट्रेशन दी होगी। तो इस बार थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, क्योंकि स्टेप 1 में आप KH निकालते हो, जिसको हम हाइड्रोलाइजिंग कांस्टेंट कहते हैं। वो हाइड्रोलाइजिंग कांस्टेंट क्या होता है, आपके जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसका Ka वैल्यू होता है, सॉरी Kb वैल्यू होगा ना, Kb वैल्यू होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर -14 अपॉन Ka वैल्यू, क्योंकि ये Ka दिया होगा, है ना, तो यहाँ से KH आएगा।
फिर स्टेप 2 क्या होगा बेटा, आप अल्फा ट्रायल निकालोगे और अल्फा ट्रायल इस बार रूट ऑफ के एच अपॉन सी के बराबर होगा, ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप बनता है। फिर आपको स्टेप 3 के अंदर वही करना होता है कि आपका अल्फा ट्रायल का वैल्यू जो है वो चेक करना होता है, या तो वो अल्फा ट्रायल लेस देन 0.1 आएगा या फिर अल्फा ट्रायल जो है वो मोर देन 0.1 इक्वल टू आ सकता है। अगर ये आ गया तो अल्फा ट्रायल ही अल्फा रियल के बराबर है, पहले OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी तो C अल्फा रियल करके फिर POH आएगा और फिर PH निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। कूल, आगे बढ़ो। अगर ऐसा आ गया तो आपको फिर अल्फा ट्रायल जो है वो आपके अल्फा रियल के बराबर नहीं होगा, फिर आपको के एच इज इक्वल टू सी अल्फा रियल का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा रियल करके अल्फा रियल निकालना पड़ेगा। फिर तुम्हें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा रियल करके निकालनी पड़ेगी, फिर तुम POH निकालोगे और फिर तुम यहाँ से PH निकालोगे। कूल, यस। अगर ये समझ में आ गया तो अगला वाला फिर आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, अगर हम टाइप सी की बात करते हैं, टाइप सी है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मान लो तुम्हारे पास HCl है और वीक बेस है तुम्हारे पास NH4OH, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा NH4Cl प्लस वाटर। फिर से मैम हमारे पास में NH4 प्लस होगा और हमारे पास में Cl माइनस होगा। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, ये मैम इसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा क्योंकि एक वीक बेस से आ रहा है। अगर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले को लेगा, मतलब H+ फ्री रहेगा, तो सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो pH जो होगा वो लेस देन 7 हो जाएगा। अगर pH जो है वो लेस देन 7 होगा तो आपको सारी कहानी वही करनी पड़ेगी बेटा। अगेन आपको सबसे पहले KH निकालना पड़ेगा, जो KH होगा दैट विल बी इक्वल टू KW बाय KB। जो भी तुम्हें KB दिया होगा वो तुम्हें KH निकालना पड़ेगा। जब तुम KH निकाल लोगे फिर तुम अल्फा ट्रायल निकालोगे विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ KH अपॉन KH अपॉन C। फिर तुम्हारे अल्फा ट्रायल की वैल्यू वही या तो लेस देन 0.1 आएगी या तुम्हारे अल्फा ट्रायल की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0.1 आएगी। अब तो तुम्हें रट ही गया होगा, अल्फा ट्रायल जो होगा वो अल्फा रियल के बराबर हो जाएगा। फिर इस बार एसिडिक सोल्यूशन है तो सीधा H+ आ जाएगा और यहाँ से हमारा pH डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा ट्रायल जो है वो अल्फा रियल के बराबर नहीं होगा तो हमें KH इज इक्वल टू सी अल्फा रियल होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा रियल करना पड़ेगा। फिर यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सी अल्फा रियल करके आएगी और फिर हम pH निकाल पाएंगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। यस, देख लो भाई देख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, लास्ट केस पे चलते हैं। लास्ट केस है, अगर आपके पास में वीक एसिड ही हो और वीक ही बेस हो तो दोनों हाइड्रोलिसिस होंगे, तो आपका सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है। मान लो CH3COOH प्लस NH4OH है आपके पास में, तो आप यहाँ पर आपको मिलेगा CH3COONH4 प्लस वाटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों पार्ट्स हैं तो मेरे पास CH3COO नेगेटिव वीक एसिड से आ रहा है और NH4 प्लस वीक बेस से आ रहा है, तो मेरे पास एनाइनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा और मेरे पास कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा। तो मुझे नहीं पता कि मेरा सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला जो है, मैंने अभी तक तुम्हें कोई भी फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोला, अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रही हूँ, वो तुम फॉर्मूला याद कर लेना। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला। सबसे पहले KH अगर तुम्हें निकालना हो तो इसका KH जो होता है वो बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो एज KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB, KW by KA into KB, और you can say that this is equal to अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। आप ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट होता है बेटा आपका जो pH होता है दैट इज गिवन बाय pKw अपॉन 2, ये सभी टेम्परेचर्स के ऊपर वैलिड होता है, प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। जैसे अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो pKb की वैल्यू 14 होती है, तो pH जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 14/2 7 प्लस हाफ ऑफ
pKa, क्योंकि वीक एसिड है और वीक ही बेस है तो दोनों के pKa और pKb तुम्हें दिए होंगे। इस फॉर्मूला को यूज करके तुम सोल्यूशन तुम्हारा एसिडिक होगा कि बेसिक होगा तुम निकाल सकते हो। ठीक है, यस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक एसिड है, मान लो तुम्हारे पास एक बेस है और दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि तुम्हारे पास में इसके इनिशियली ए और इसके भी इनिशियली ए मोल्स थे। तो T इज इक्वल टू टी टाइम के ऊपर ये पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया, ये ए मोल्स बच गया। इसका मतलब है तुम्हारे पूरे कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर होता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है और कंटेनर में सिर्फ सॉल्ट और वाटर रह जाता है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। और यही वो इक्विवेलेंस पॉइंट है जहां पर आपका ये जो मैंने सिखाया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। इसका मतलब है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सिर्फ तब होता है जब आपके पास में कंटेनर में सिर्फ सॉल्ट और वाटर हो। अगर तुम्हारे पास में कंटेनर में एसिड और बेस भी होगा तो फिर तुम्हारा हाइड्रोलिसिस जो है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, सिर्फ इक्विवेलेंस पॉइंट पे ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई हुई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका बफर सोल्यूशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बफर सोल्यूशन। अब बफर्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या तो वो मिक्स्ड बफर हो सकते हैं, या तो वो एसिडिक बफर हो सकते हैं, या वो बेसिक बफर हो सकते हैं, या फिर वो सिंगल बफर हो सकते हैं। सिंगल बफर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इट इज ऑलरेडी डन, अभी अभी करके आए हैं। कैसे मैम? अभी अभी किया था ना, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, केस 4 ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वही है आपका सिंगल बफर। तो आपको पीएच निकालना आता है pKw/2 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। ठीक है, तो वो आप निकालोगे। अब हम एसिडिक बफर और बेसिक बफर की बात करते हैं। व्हाट इज एन एसिडिक बफर? एक एसिडिक बफर वो बफर होता है जिसके अंदर, अगर मेरे से कोई भी पूछेगा कि भाई एसिडिक बफर क्या होता है, तो मैं हमेशा बोलूंगी कि एक एसिडिक बफर जो होता है इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ, मतलब मैं तुम्हें ना इसका फंडा समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास एसिड है और मान लो तुम्हारे पास बेस है, जिसने तुम्हें सॉल्ट दे दिया और तुम्हें वाटर दे दिया। ठीक है, अब एसिडिक बफर के लिए मुझे एक चीज चाहिए होती है एंड दैट इज दिस शुड बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और ये मेरा एक वीक बेस होना चाहिए। एसिडिक बफर है ना, सॉरी, ये मेरा वीक एसिड होना चाहिए और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो किसका बनेगा? सॉल्ट विल बी ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इन्हीं दोनों से तो बनेगा। अब मान लो मेरे पास कंटेनर के अंदर इसके शुरू में 10 मोल्स थे, इसके 2 मोल्स थे, तो ये कुछ भी नहीं था। फिर ये मेरे पास 8 रह गया, ये पूरा खत्म हो गया और ये मेरे पास 2 मोल बच गए। दिस इज अ एसिडिक बफर। व्हाट इज एन एसिडिक बफर? जब आपके पास में एक मिक्सचर होता है किसका? वीक एसिड का, और उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस, उसे मैं कहती हूं मेरा एसिडिक बफर। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला CH3COOH प्लस CH3COONA, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर। आप ऐसे ही और बहुत सारे एसिडिक बफर्स कंसिडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक बफर। अगर एसिडिक बफर समझ आया तो बेसिक बफर भी समझ में आ जाएगा। बेसिक बफर में तुम्हारे पास में मिक्सचर होगा वीक बेस का प्लस सॉल्ट होगा उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। यू कैन गिव मी एनी एग्जाम्पल, विच एवर एग्जाम्पल यू फील लाइक। यू कैन टेल मी कि तुम्हारे पास में है लेट्स से वीक बेस है, तो तुम्हारे पास में लेट्स से NH4OH है और तुमने उसका किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट लिया है यानी कि NH4Cl लिया है। सो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो मैं तुम्हें वैसे ही समझा चुकी हूँ, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन बफर। कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन बफर का मतलब ये है कि बफर सिर्फ तब बन सकता है बेटा जब तुम्हारे पास मोल्स ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेस के ज्यादा हो देन मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस।
एंड वीक एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक बेस के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। ओनली एंड ओनली देन योर बेस बफर विल बी फॉर्म्ड। तो ये वाला फंडा मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज बफर एक्शन। मैं तुम्हें एक बफर एक्शन पढ़ाऊंगी, एसिडिक बफर बता देती हूँ, दूसरा वाला तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा या तुम खुद ट्राई कर सकते हो। मान लो तुम्हें एक एसिडिक बफर देखना है, तो तुम्हारे पास में वीक एसिड होगा, बेसिकली तुम्हारे पास में CH3COOH होगा जो तुम्हें CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देगा, है ना। और इसी का सॉल्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो CH3COO Na हो जाएगा एंड आई नो दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कंप्लीटली आयनाइज होता है, तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मैम कि यहाँ पर मुझे एक कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है कि ली शैटलर के हिसाब से इसको लगेगा कि भाई तुम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इसको बैकवर्ड करने की कोशिश करेगा। तो ऑलरेडी ये बहुत ही कम H प्लस आयंस दे रहा है, ठीक है। अब तुम मान लो इसके अंदर एसिड डालते हो, तुम इसके अंदर एसिड ऐड करते हो, H प्लस आयंस ऐड करते हो। अगर तुम इसके अंदर H प्लस आयंस ऐड करोगे तो तुम्हें पता है जो CH3COOH होता है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब मैम ये वाली रिएक्शन बहुत ही कम होती है, तो इसकी उल्टी रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी। मतलब अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बहुत कम है, तो अगर मैंने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव करके CH3COOH कर दिया, तुम्हें पता है ना ये 1/Ka हो जाएगा, तो Ka की वैल्यू 1/Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर 1/Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी मतलब ये बनाना चाहता है, तो जैसे ही तुम H प्लस डालोगे ये जो CH3COO नेगेटिव है ये आपका H प्लस को एक्सेप्ट करके ये बना लेगा, और ये तो बहुत कम H प्लस आयन देता ही है, तो इसका मतलब है कि आपका एसिडिक जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बफर वही होता है ना जिसमें पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। अब तुम बोलो मैम हमने बेस डाला, ठीक है मैम ये वाला केस समझ में आ गया, मान लो हमने बेस ऐड किया। अगर हम बेस ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि हम OH माइनस ऐड कर रहे हैं। अब अगर आप OH माइनस इस सोल्यूशन में ऐड करोगे तो तुम खुद सोचो बेटा, वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो H प्लस और OH माइनस देता है, तुम्हें पता है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कितना कम होता है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, H प्लस OH माइनस आयन जो होता है वो मुझे वाटर दे दे, मैम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ज्यादा होगा, 10⁻⁻14 या 10⁻+14। तुम OH माइनस डालोगे, ये H प्लस क्या करेगा, वाटर के साथ मिलकर वाटर बना लेगा एंड वाटर इज न्यूट्रल, तो फिर से पीएच में कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज हाउ योर बफर एक्शन वर्क्स। आपका बफर एक्शन, आप एसिड डालो आप बेस डालो, कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है कि अगर आपको एसिडिक बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला पूछ ले तो आपको ये फॉर्मूलाज भी आने चाहिए, तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर वीक एसिड। जो भी आपका वीक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको चाहिए होती है। अब सॉल्ट भी पूरा नहीं चाहिए होता, इसके अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के अनायन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मोल्स होंगे तो दोनों के मोल्स हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन होगी तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे पीएच निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर तुम्हें बेसिक की निकालनी हो तो तुम पीएच नहीं निकाल पाते, तुम पहले पीओएच निकालते हो। इसका तुम्हें पहले पीओएच निकालना पड़ता है और फिर तुम्हें पीएच निकालने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा। क्या होगा, पीओएच विल बी इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर भी तुम्हें किसकी चाहिए, कैटायन की, और उसको डिवाइड कर दोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर वीक बेस के साथ,
ठीक है, तो इसके बाद में तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, पीएच विच विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH। तो इससे तुम्हारा पीएच आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल डू इट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर आपको बस एक सिंपल सी चीज समझाती हूँ कि बहुत ही सारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। अभी तक हमने जितने भी सॉल्ट्स पढ़े वो सारे के सारे ऐसे थे जो कंप्लीटली सॉल्युबल थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास में AgCl है, मैंने तुम्हें दिया ये 100 ग्राम, तो तुम्हें पता है जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो AgCl का सिर्फ 5 ग्राम ही एक्वस बनेगा, मतलब 5 ग्राम ही होगा जो सॉल्युबल होगा। और जैसे ही वो AgCl एक्वस बनाता है वो फटाफट आयोनाइज होके Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बना लेता है। तो अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास में AgCl सॉलिड था और वो हमें एक इक्विलिब्रियम दे रहा है, मतलब बहुत ही कम आयनाइज हो रहा है और वो हमें Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस दे रहा है। ये हमें ऐसे देखने में लगता है और इसीलिए हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कह देते हैं KSP, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसकी सॉल्युबिलिटी को S और इसकी सॉल्युबिलिटी को भी S बोलते हैं, ठीक है। तो S क्या होता है आपकी सॉल्युबिलिटी और KSP क्या होता है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर आप इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखोगे तो KSP किसके बराबर है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि S इंटू एस के, यानी कि S स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो S होता है वो आपका सॉल्युबिलिटी होता है एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज गिवन इन मोल पर लीटर, मतलब ये हमेशा मोलारिटी में आपको दिया जाता है। तो आपसे यही जो है इसी के अराउंड जो है वो चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यस, चलो भाई, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आपका एक बस छोटा सा टॉपिक रह गया कि ये तो एक सिंपल सॉल्ट था। अगर मेरे पास में AXBY टाइप का सॉल्ट आ जाए तो मैं उनकी सॉल्युबिलिटी और KSP के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाल सकती हूँ। मान लो तुम्हारे पास में AXBY टाइप का सॉल्ट आया तो तुम्हारे पास में यहाँ पे KSP होगा, दिस विल गिव यू XaY प्लस Y इंटू BX नेगेटिव, ठीक है। इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन होती है पर तुम्हें कंफ्यूज होना नहीं है, मैं तुम्हें जनरल फॉर्मूला दूंगी। इसकी सॉल्युबिलिटी XS होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी YS होगी। तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला दे रही हूँ, बस उसको याद रखना। KSP जो होगा वो एक्चुअल में XS का होल की पावर X होता है और XYS का होल की पावर Y होता है, ठीक है। तो यानी कि KSP विल बी इक्वल टू X की पावर S, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर Y, यानी कि X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। बस तुम्हें तो यही फॉर्मूला याद करना है। जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हो तो तुम KSP ऐसे निकाल सकते हो, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y, ठीक है। हाँ, इसको देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका एप्लीकेशन भी सिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला दैट यू हैव Ag2SO4, ठीक है। तो तुम्हें पता है Ag2SO4 का मतलब है दैट आई विल गेट 2Ag प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। तुम्हें पता है कि यार इसके यहाँ पे KSP होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी। तो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 है कि तुम बोल दो KSP जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की होल स्क्वायर और SO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, यानी कि 2S की पावर होल स्क्वायर और S की पावर 1, यानी कि 4S स्क्वायर इंटू S की पावर 1 और 4S क्यूब। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तुम्हारा तरीका सही है। बट अगर तुम्हें जल्दी जल्दी करना है तो तुम मेथड 2 भी ले सकते हो। मेथड 2 क्या था, AXBY, ये AX और BY के हिसाब से तुम देखो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे X की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2, और Y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, क्योंकि SO4 तो पूरा का पूरा है तो एक ही है, ठीक है। तो तुम्हारे पास में KSP का फॉर्मूला क्या होता है, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y, यानी कि 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और S की पावर 2 प्लस 1, यानी कि 4S क्यूब। तो तुम दोनों तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट है। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट।
अब बेटा इसके ना बहुत सारे अलग अलग केसेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं केस 1 की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी को आपको इन टर्म्स ऑफ केएसपी निकालना होता है, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। केस 2 होता है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटीज कंपेयर करनी हो तो आपको अलग अलग सॉल्ट्स दिए जाएंगे, तुम उनकी अगर एस ज़्यादा होगी तो तुम उनकी सॉल्युबिलिटीज भी ज़्यादा बोल सकते हो, तो तुम्हें बेसिकली उसकी एस की वैल्यूज़ निकालनी होती है। इनके क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ये उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। एक लास्ट केस होता है विच इज़ योर केस 3। केस 3 कहता है कि मान लो आपके पास में एक कंटेनर है, ठीक है। मान लो आपके पास में एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास में एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है विच इज़ योर AgCl। तो अगर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, मुझे Ag प्लस एक्वस देगा और मुझे Cl माइनस एक्वस देगा। ये होगा, समझ में आता है, ठीक है। इसी के साथ एक कॉमन आयन, मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट होगा जिसमें एक कॉमन आयन होगा, जैसे Ag प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस, ठीक है। हाँ बेटा अब तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा कि इस केस में इसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो ये 0.1 था तो ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी S और S है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम मेरे को ये बात बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे तो मुझे कॉमन आयन दिख रहा है। अगर ये कॉमन आयन है तो ली शैटलर को क्या लगेगा? ली शैटलर को लगेगा कि भाई तुम Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा। मतलब पहले ही बेचारे की सॉल्युबिलिटी कम थी और ज्यादा कम हो गई। इसका मतलब है जब भी आप कॉमन आयन देखते हो तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, अगर आपके पास में कोई कॉमन आयन है तो उसकी प्रेजेंस में जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको यहां तक क्लियर है एंड दैट इज ऑल फॉर योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। एक सेकेंड रुकना यार, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको सेशन कैसा लगा। आई होप आपको ये हेल्प कर रहा होगा एंड आई विल ब्रिंग मोर कॉन्सेप्ट चार्ट्स लाइक दिस फॉर यू इफ़ यू कीप वॉचिंग दीज। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा एंड और कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। ओके, ऑल्सो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि यार मुझे ना प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्योंकि प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं 15,000 प्लस क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड आपको सारे ऑनगोइंग बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। एंड बच्चे ये जो प्राइस है 4499 ये सिर्फ एक महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, ये पूरे साल का प्राइस है। यानी कि आपको एक बैच के प्राइस में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें सारे टीचर्स के लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के टीचर से अपना बैच बना सकते हो। तुम्हारे पे इंपोज नहीं किया जाएगा कि भाई तुम्हें इन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ेगा जैसे बाकी सब जगहों पे होता है। सो मेक श्योर कि आप ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ले रहे हैं बेटा, क्योंकि 4499 प्राइस अभी लोवेस्ट है, इससे नीचे पहले कभी हुआ नहीं है एंड आगे इसका प्राइस बढ़ेगा ही। सो मेक श्योर कि आप अपने पूरे साल की सब्सक्रिप्शन अभी ले रहे हैं एंड यू हैव टू यूज कोड AC5, उससे आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप AC5 कोड यूज करते हैं तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में आते हैं, जहां पर मैं खुद बच्चों के डाउट सॉल्व करती हूं। मैं बच्चों के साथ जूम कॉल के थ्रू पूरा साल कनेक्टेड रहती हूं। टाइम टू टाइम जूम कॉल सेशंस होते हैं। स्टडी मटेरियल जो है वो बच्चों को मिलता है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे मेरे इस बैच के अंदर हैं, बट मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ये एक्सेस दे पाती हूं, इसीलिए आपको कोड यूज करना है AC5, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन यू कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।